बायोलॉजी वाला में तो लग रहा था वायरस हम लोग पर अटैक कर चुका है। नहीं नहीं, एक्चुअली वेंटिलेशन नहीं हो रहा था। आप देख, हाँ, आप देखो वेंटिलेशन हो रहा है, एकदम कूल लग रहा है। हाँ, ई खुलेगा तो वेंटिलेट हो जाएगा। कहाँ तक पहुंचे थे? हम्म। अच्छा, ठीक ठीक। देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी का डिटेल ले चुके थे हम लोग। नहीं, तो बेस लाइन हम लोग का क्लियर है। बेस पर जब हम लोग काम किए थे तो हम लोग का एक पहला बेस तो एकदम क्लेरिफाई हो गया था, 1498 से लेकर कब तक? 1731 तक, यही था। दूसरा जब ट्रैक लाइन हम लोग का खुला, तो दूसरा ट्रैक लाइन अब खुलेगा, यानी कि ये जब आपस में राइवल करेगा तो कोई ना कोई स्टैब्लिश करेगा। तो एस्टेब्लिशमेंट में हम लोग के पास एंट्री किसकी होगी? ईस्ट इंडिया कंपनी। और ईस्ट इंडिया कंपनी तब स्टेब्लिश कर पाएगा जब सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन क्या होगा? टूटेगा। और सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन टूटने का चांस बनेगा 1707 से, किसके मौत के बाद? औरंगजेब। और बहादुर शाह जफर तक का सफर चलेगा, यही बहादुर शाह द्वितीय तक। और 1707 के बाद जब यहां पर से एक हम लोग के पास सेगमेंट आएगा 1717, और 1717 में होगा दैट इज द फरुखसियर। फरुखसियर देगा शाही फरमान, यही होगा ना। यानी हम कह सकते हैं कि 1717 में फरुखसियर का एक शाही फरमान आएगा, और शाही फरमान के बाद यहां पर एस्टेब्लिशमेंट का सिस्टम डेवलप हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि जो ट्रैक है, एक ट्रैक पर हम लोग काम कर चुके हैं, लेकिन अब हम लोग को क्या करना है कि 1731 तक तो पहुंच बनाना पड़ेगा। फिर हमको लाना किसको पड़ेगा? डच को। फिर किसको लाना पड़ेगा? फ्रांसीसी को। तो पहले ये लाइन क्लियर कर लेना। तो ये लाइन में इंट्रोडक्टरी में हम लोग का 1600 ईस्ट इंडिया कंपनी तो क्लियर है। तो हम लोग 1498 में पुर्तगाली पर काम किए हैं ना, कर लिए हैं। 1498 के बाद 1600 में किस पर काम किए? ईस्ट इंडिया कंपनी पर। यानी दो ट्रैक पर काम हो चुका है। अब तीसरा आता है 1602 में, कौन? डच। तो निश्चित तौर पर डच भी तो अपना कुछ एक्टिविटीज किया होगा। एक काम करते हैं, जैसे हम लोग इंट्रोड्यूस किए ईस्ट इंडिया कंपनी को, वैसे डच को कर लेते हैं। देखिएगा डच के बारे में, समझ पा रहे हैं हम क्या बोल रहे हैं? जो अप्रोच समझ पा रहे हो ना कि नहीं? बोलो, किसी को दिक्कत है तो पूछो। जो हम अप्रोच खोल रहे हैं उस अप्रोच को समझने में कोई दिक्कत हो रहा है? नहीं ना? चलिए ठीक है। देखिएगा डच, ब्रैकेट में लिखिएगा 1602, और लिखिएगा नीदरलैंड ऑब्लिक हॉलैंड निवासी। नीदरलैंड ऑब्लिक हॉलैंड निवासी। नीदरलैंड ऑब्लिक हॉलैंड निवासी। यानी डच कहां का निवासी था? नीदरलैंड या ऑब्लिक हॉलैंड का। अब लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, कि अगर हम लोग के पास इसका एक अप्रोच आ रहा है कि नीदरलैंड या हॉलैंड का निवासी है, तो हम लोग के पास एक मौका मिलता है कि हम एक हेडिंग बना सकते हैं। हम नीदरलैंड को ही हेडिंग बना लेते हैं, देखते हैं क्या क्या वहां खासियत रहा। कुछ ना कुछ अप्रोच तो खुलेगा ना। एक छोटा सा बॉक्स बनाइएगा बीच में सेंटर में, लिखिएगा टाइटल में नीदरलैंड। हो सकता है ये सब बात पार्टिसिपेट ना कर पाए, अभी करेगा तो हम लोग का काम हो जाएगा। टाइटल में लिखिएगा नीदरलैंड। पहला बात लिखिएगा, पहला देश जहां इच्छा मृत्यु को स्वीकार किया गया। पहला देश, फर्स्ट कंट्री जहां पे इच्छा मृत्यु, जिसको हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं यूथेनेशिया, नाम सुना होगा। पहला देश जहां पे इच्छा मृत्यु को स्वीकार किया गया, दैट इज द यूथेनेशिया। यूथेनेशिया, ठीक है। पहला देश जहां पर इच्छा मृत्यु को स्वीकार किया गया, वो कौन सा देश था? नीदरलैंड। अब जरा इच्छा मृत्यु पर समझिएगा क्या है। इच्छा मृत्यु आज से हम लोग का एपिसोड नहीं है। अगर हम लोग थोड़ा सा इसके बैकन में जाते हैं, थोड़ा सा हम लोग प्राचीन भारतीय इतिहास की तरफ एक बार मुखातिब होते हैं, तो अगर प्राचीन भारतीय इतिहास में जाइएगा तो जैन धर्म में एक वर्ड का यूज किया गया, काया क्लेश, किया गया ना। और वो जैन धर्म में जो काया क्लेश का प्रयोग किया गया है, वो किया गया है किसके लिए? चंद्रगुप्त मौर्य के लिए। और ये चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो दीक्षा लिया था भद्रबाहु से, नाम सुना होगा। थोड़ा सा हम लोग डिटेल कर लेते हैं, और चीज खुलेगा। यूथनेसिया पर ही थोड़ा काम कर लेते हैं तो अच्छा है कि एक बढ़िया सेगमेंट हम लोग के पास आएगा।
चलिए अलग बात है कि मॉडर्न इंडिया पढ़ रहे हैं, लेकिन सबसे हम लोग कोरिलेट कर लेंगे। तो काया क्लेश का, काया का मतलब होता है बॉडी और क्लेश मतलब खत्म करना, किसी को त्याग करना। तो बोलता है कि श्वेतांबर और दिगंबर दो सोसाइटी था, जिनमें से दिगंबर सोसाइटी से भद्रबाहु का संबंध था। भद्रबाहु का कोरिलेशन किससे था? दिगंबर से। ये जो दिगंबर थे वो चंद्रगुप्त मौर्य को ले जाकर के उसको उनसे दीक्षा लेकर के काया क्लेश के लिए चले गए। जो जगह था वो था श्रवण बेलगोला। कौन सा? श्रवण बेलगोला। और ये श्रवण बेलगोला की जो पहाड़ी थी वो मैसूर यानी कर्नाटका के आसपास था, जहां पे चंद्रगिरी की पहाड़ी और बाबा बुदन की पहाड़ी है, जहां पर लो एस के लिए काफी फेमस जगह भी है, आयरन ओर्स है। उसी बाबा बुदन की पहाड़ी यानी बाबा बुदन की पहाड़ी या चंद्रगिरी की पहाड़ी जो खान है वहां पर से, वहां के लो एस को अगर हम लोग देखेंगे तो उसको भेजा जाता था लोहा को ईरान, ईरान निर्यात किया जाता था, और वो न्यू मंगलोर के तट से। इसका मतलब है कि जो श्रवण बेलगोला है वो एकास्म पत्थर से बना हुआ है, एक पत्थर को काट के बनाया गया, और वहीं पर काया क्लेश किया था चंद्रगुप्त मौर्य। फिर उसी जैन धर्म के एपिसोड में हम लोग दो वर्ड का यूज करते हैं, एक समर एक भवर। ये समर और भवर भी जो टाइप्स ऑफ द कंटेंट है वो भी जैन धर्म का ही है। फिर आप अभी हाल ही में सुने होंगे कि जैन धर्म में एक वर्ड खूब पॉपुलर हुआ जिसका पूरा पूरा विरोध किया गया। कहा गया कि अनुच्छेद 21 बोलता है कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, हमें जीने का जो स्वतंत्रता है, लेकिन हम अपने आप को मार नहीं सकते हैं। और इस बात का यूज जो है फंडामेंटल राइट के आर्टिकल नंबर 21 में किया गया है। इस बार एक वर्ड का यूज किया गया था, किसमें? जैन धर्म में। कोई बता सकते हैं उस वर्ड का यूज क्या किया गया था? कोई बताइए, कौन प्रथा चल रहा था जो जैन धर्म में जो था अपने आप को खत्म करने का, यानी अपने आप को खाना पीना छोड़ करके एक रूम में बंद करके अपने आप शरीर को त्याग कर देने का? अभी कुछ चल रहा था हम लोग के यहाँ, अभी इस पर हाईकोर्ट ने कहा कि नहीं, आर्टिकल नंबर 21 बोलता है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, आपको जीने की इच्छा का पूरा पूरा हक है, लेकिन आप अपने को मारने की, आप अपने आप को खत्म नहीं कर सकते हैं, और अगेंस्ट ऑफ द फंडामेंटल राइट हो जाएगा। बताइए कोई। अंत परीक्षण, निर्जरा, संलेखना, नहीं, सुलेखना, संलेखना, सुलोचना नहीं जी। निर्जरा नहीं। अंत्य शक्ति नहीं। निर्जरा नहीं, संवर नहीं, अंत्य शक्ति नहीं, सुलेखना नहीं, संलेखना, संलेखना है, ये सब भी नहीं है। याद करो, बहुत बहुत पॉपुलर वो नाम हुआ था। है? और एक है, बहुत अच्छा टर्म है, नहीं लगाओ, थोड़ा देते हैं टाइम, देखते हैं सबकॉन्शियस माइंड ट्रांसफर करता है कॉन्शियस में कि नहीं। निर्जरा बुध में है। भवर सवर निर्जरा सब जैन धर्म में क्वेश्चन आता भी है, सब फेल है। गूगल बाबा क्या करेगा। अभी खूब पॉपुलर था जैन धर्म में वो। कोई लगाओ दिमाग, लगाओ कोई। अच्छा, काया क्लेश, और दे दें अपने आप को मुआना, हमको अगर याद आता इतना लेट तुम लोग से पूछने के लिए थोड़ी हम खड़ा रहते हैं। अगर इतना याद आता, हम तो खुद इसके राह में है कि वो वर्ड बड़ा अच्छा है, उस वर्ड का तो रात हम भी देख रहे हैं। हमको संलेखना नहीं, राइट आ गया, संथरा। हम बहुत अच्छा, नहीं सर्च नहीं हुआ, हम यही, हाँ यही पूछ रहे थे। ये था संथरा प्रथा, बहुत अच्छा, यही था। हम जान रहे थे कि बोलेगा बस एकदम एकदम अप्रोप्रिएट आ जाएगा। कौन सा प्रथा था? संथरा। तो संथरा प्रथा में क्या था कि इसमें भी जैन धर्म में जो आदमी अपने आप को खत्म करना चाहते थे, अपने आप को बंद कर लेते थे, खाना पीना सब छोड़ देते थे और वो अपना शरीर को त्याग कर लेते थे। लेकिन आर्टिकल नंबर 21 तो इसका गवाह दिया नहीं।
क्योंकि फंडामेंटल राइट में 21 में बोलता है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, और ये कैसा अधिकार है? मौलिक अधिकार है। तो अब संथरा प्रथा के अंतर्गत संथरा को बैन करने की बात की गई। फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि भारत में कोर्ट में एक मामला गया जिसमें कहा गया कि भाई कोई आदमी अगर मरना चाह रहा है, अपने आप को खत्म करना चाह रहा है, तो उसका उसका जो अनुमति होना चाहिए। तो पूछा गया किस केस में? बोला गया बहुत सारा केस है, जैसे कि कुछ लोग जो है ना वेंटिलेटर पर पिछले 4-5 साल से हैं, कोमा पे हैं, उनको लगता है कि हमको अब कोई मतलब है नहीं, हमको मरना चाहिए, तो उसको आजादी दे देना चाहिए। क्योंकि अगर अगर आप अपने आप को खत्म करते हैं तो टाइप्स ऑफ द क्राइम हो जाएगा यहाँ पर। क्योंकि हमारे यहाँ अगर इच्छा मृत्यु नहीं है तो टाइप्स ऑफ द क्या होगा? क्राइम। देखते हो कि कोई फांसी लगा के मर रहा है, बच गया तो उस पर केस फाइल हो जाता है। कोई फांसी लगा के मर रहा है और उसमें बीच में बच गया, कोई बचा लिया, आई पता चल गया पुलिस को, तो उस पर एक केस फाइल होता है कि आप अपने आप को मार नहीं सकते हैं। ये टाइप्स ऑफ द क्राइम है। बाद में क्या हुआ कि हाईकोर्ट ने, ध्यान दीजिएगा बहुत अच्छा कंसेप्ट है, एक बार पूरा ये डिस्कशन का मुद्दा था। तब हमारे यहाँ दो चीज का एक्टिवेशन मिला, एक पेसिव और एक मिला एक्टिव। बोला दो तरह से इच्छा मृत्यु का एक्टिवेशन मिल सकता है। बोला पेसिव क्या है, एक्टिव क्या है? बोला क्या कि मान लिया कि वैसा आदमी जो असाध्य रोग से ग्रसित है और उसका रोग ठीक होने वाला नहीं है, तो एक काम कीजिए कि उसका जो दवा है उसको बंद कर दीजिए। लेकिन दवा बंद कीजिएगा उसके गार्जियन के कंसर्निंग में जा करके, जो उसका मेन गार्जियन होगा वो चाहेगा तो दवा बंद करके उसको खत्म किया जाएगा। और एक्टिव में क्या है कि उसको कोई ना कोई जहर का सुई दे करके उसको खत्म कर दिया जाए। लेकिन वो जहर का सुई तभी होगा जब उस पर अप्रूवल उसके पूरे फैमिली का हो जाएगा। तो यहाँ पर ये कम काम किया सकता है। बहुत ऐसे लोग हैं जो पिछले 15 साल से कोमा में हैं, 10 साल से कोमा में, वो एक्टिव नहीं हो पा रहे हैं और बस ऐसे ही अपने टाइम को पास कर रहे हैं। तो वैसे लिए हाईकोर्ट ने एक क्रम इसका सिस्टम किया था। वैसे इस वर्ड का यूज एक अंग्रेजी वर्ड में किया गया, यूथेनेसिया, मतलब इच्छा मृत्यु। और इच्छा मृत्यु का जो जो शब्द है वो सबसे पहले किसी ने अगर अप्रूवल दिया तो वो देश था कौन? नीदरलैंड। तभी हम लिखाए भी इच्छा मृत्यु जैसे वर्ड को सबसे पहले अप्रूवल देने का काम कौन किया था? नीदरलैंड। अब तो एक क्लियर कंसेप्ट आ गया इच्छा मृत्यु से संबंधित। दूसरा पॉइंट लिखिएगा, लिखिएगा यहां के ही द हेग में, द हेग, यहां के ही द हेग, हेग हेग, यहां के ही द हेग में इंटरनेशनल कोर्ट, यहां के ही द हेग में इंटरनेशनल कोर्ट, इंटरनेशनल कोर्ट है। क्वेश्चन आता है, नीदरलैंड का एक द हेग है बड़ा फेमस, जहां पे इंटरनेशनल कोर्ट है। और इंटरनेशनल कोर्ट में जस्टिस की संख्या कितनी है? 15। और उस 15 जस्टिस की संख्या का 9 साल टेन्योर होता है। कितने साल? 9 साल। और पहले अध्यक्ष के तौर पर थे नागेंद्र सिंह। क्वेश्चन आता भी है। और हाल ही में उसमें एक पार्टिसिपेट दलबीर सिंह भंडारी किए थे। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट लिखिएगा, नीदरलैंड में पहला स्टॉक एक्सचेंज मार्केट इंट्रोड्यूस हुआ। नीदरलैंड में पहला स्टॉक एक्सचेंज मार्केट इंट्रोड्यूस हुआ। स्टॉक एक्सचेंज मार्केट इंट्रोड्यूस हुआ। ठीक है। अब थोड़ा सा समझिएगा, थोड़ा सा इकोनॉमिक्स का पैटर्न है, सब चीज लिखना जरूरी नहीं, समझिएगा। स्टॉक एक्सचेंज मार्केट इंट्रोड्यूस सबसे पहले हम लोग क्या था? दलाल स्ट्रीट। ये कहाँ था? बॉम्बे में। तो दलाल स्ट्रीट में मुंबई में था। फिर हम लोग क्या इसको, फिर इसका नाम कर दिया बीएससी, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, क्या हो गया? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। पहले था ये दलाल स्ट्रीट, फिर हो गया बीएससी, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। फिर हम लोग क्या एक नेशनल लेवल पर आया एनएससी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जिसमें कंपनी के तौर पर एंट्री की थी निफ्टी। नाम सुना होगा, कौन सा? निफ्टी। इस बीच में एक और कंप्लीट आया था ओटीसीआई, ओटीसीआई जिसका नाम था ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया, लेकिन उतना ज्यादा ये पॉपुलर नहीं हो पाया। एनएससी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में इसमें निफ्टी के जैसी कंपनी को किया गया। तो कहा जाता है कि स्टॉक मार्केट, और स्टॉक मार्केट में लोग इसमें क्या करते हैं? पैसा इन्वेस्ट करते हैं और हर दिन स्टॉक मार्केट में देखते हैं कि भाई क्या हो रहा है। इसमें बहुत सारा टर्म आएगा कि भाई आप लोग इसमें कॉमर्स पे कोई कैंडिडेट होंगे तो उनको पता होगा कि स्टॉक मार्केट एक्सचेंज में देखा जाता है कि भाई राइट इशू किसके पास है, पर जो है ना पार एट द पार किसके पास है, प्रीमियम किसके पास जाता है, डिस्काउंट किसके पास जाता है, बहुत सारा इसमें कंडीशन है। तो स्टॉक मार्केट एक्सचेंज को समझने के लिए उतना ज्यादा इकोनॉमिक्स में फिर घुसना पड़ेगा। लेकिन इतना जानिए कि स्टॉक मार्केट एक्सचेंज को सबसे पहले अगर किसी ने, जैसे जापान का स्टॉक मार्केट का नाम है निक्की, है कि नहीं, उसी तरह न्यूयॉर्क में जो है नेस्डेक है। कौन सा है? नेस्डेक। और
क्वेश्चन आता भी है कि नेस्डेक में सबसे पहली कंपनी भारत की जो शामिल हुई थी, इन्फोसिस। कौन सा? इन्फोसिस। और बाद में डॉक्टर रेड्डी को शामिल किया गया। तो इस तरह का बहुत सारा सवाल है, ये इकोनॉमिक्स का सवाल है। तो बोलता है कि पहली बार स्टॉक मार्केट एक्सचेंज को अगर किसी देश ने सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया था, वो था कौन? नीदरलैंड। तो इसलिए नीदरलैंड से संबंधित बहुत सारा बात आ गया, तो हम लोग एक बक्सा में इसको सजा कर छोड़ रहे हैं। बॉक्स बंद कर दीजिए, काम हो गया। मिलेगा जो मौका हम लोग करेंगे, ठीक है, मौका छोड़ेंगे नहीं। इसलिए मौका नहीं छोड़ेंगे तो हम लोग का स्टैटिक जीके अच्छा हो जाएगा। इस बहाने पढ़ रहे हैं क्या? मॉडर्न इंडिया, लेकिन हम लोग का स्टैटिक जीके इसलिए बेहतर हो जाएगा ताकि हम अलग अलग कंटेंट को बाहर कर लेंगे। चलिए लिखिएगा, लिख लिए? अब लिखिएगा इसकी प्रथम फैक्ट्री। अब जिसका भी बात बोलेंगे सब बोलेंगे डच का, यानी डेनिस का, इसकी नहीं। इसकी प्रथम फैक्ट्री 1605 में मुसलीपट्टनम। ठीक है, पहला फैक्ट्री इसका कहां पे? मुसलीपट्टनम। कब? 1605। इसके बाद लिखिएगा कार्नेलियन हाइटमैन। हाँ, हाइट, कार्नेलियन हाइटमैन। कहीं कहीं हाउट भी रहेगा तो घबराइएगा नहीं, हाइट या हाउट लिखा रहेगा। कार्नेलियन हाउटमैन या हाइटमैन के नेतृत्व में, कार्नेलियन हाउटमैन के नेतृत्व में इसका भारत में प्रवेश, कार्नेलियन हाउटमैन के नेतृत्व में इसका भारत में प्रवेश सुमात्रा, सुमात्रा ब्रैकेट में लिखिएगा इंडोनेशिया के द्वीप के, सुमात्रा ब्रैकेट में लिखिएगा इंडोनेशिया के द्वीप के माध्यम से हुआ। सुमात्रा इंडोनेशिया के द्वीप के माध्यम से हुआ। किसके नेतृत्व में? हाउटमैन के नेतृत्व में। कार्नेलियन हाउटमैन सबसे पहले एंट्री किया, और वो किस द्वीप के माध्यम से किया? सुमात्रा। और सुमात्रा का लोकेशन किधर है? इंडोनेशिया। अब थोड़ा समझिएगा, ये आपका इंडिया, पेनिसुलर इंडिया है, और ये कौन है? गुजरात। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे आपका लक्षद्वीप है, और इधर कौन है? मिनिकॉय। और मिनिकॉय किससे? जो मालदीव। याद रखिएगा, लक्षद्वीप मिनिकॉय के साथ जुड़ा हुआ है, कितना डिग्री? 9 डिग्री। और मिनिकॉय मालदीव से 8 डिग्री चैनल, ये चैनल है। ज्योग्राफी थोड़ा समझिएगा, क्योंकि हम जब हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हम लोग का अप्रोच, लोकेशन एकदम क्लियर होना चाहिए, सब कुछ दिखना चाहिए हमको। अब इधर अगर हम लोग आते हैं तो यहाँ पे आपका नॉर्थ ईस्ट है, और नॉर्थ ईस्ट में अगर हम लोग थोड़ा ध्यान दें तो नॉर्थ ईस्ट में आपके पास ये जो है ना, असम है। कौन है? असम। इसके ऊपर अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और ये त्रिपुरा, और ये आपका मेघालय। क्लियर है? थोड़ा समझिएगा, ये अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और ये त्रिपुरा, और ये आपका क्या है? मेघालय। तो ये नॉर्थ ईस्ट में हम लोग इसको देख पा रहे हैं, और नॉर्थ ईस्ट में यहाँ पर आपका जो देश है वो है म्यांमार। कौन है? म्यांमार। इसका ट्रिक याद रखिएगा, आना मम्मी, बताए भी थे, आना मम्मी। यानी म्यांमार से आपका जो देश टच करता है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, आना मम्मी याद रखिएगा तो काम क्लियर हो जाएगा। म्यांमार को टच करने वाला अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। बोलता है म्यांमार जो है आपके नॉर्थ अंडमान के साथ जुड़ता है। किसके साथ जुड़ता है? नॉर्थ अंडमान। और इसी नॉर्थ अंडमान के ऊपर में एक द्वीप है जिसको बोलते हैं नारकोंडम। नाम सुना होगा। ये हम लोग के यहाँ जो है ना, इनएक्टिव ज्वालामुखी है। अंडमान निकोबार में 2 है, एक बैरन और एक नारकोंडम। नारकोंडम इनएक्टिव है और बैरन एक्टिव है। तो नॉर्थ अंडमान का, जो नॉर्थ अंडमान का लोकेशन है, ये नॉर्थ अंडमान यहाँ पर जो जुड़ता है एक द्वीप है जिसको हम लोग बोलते हैं कोको, कोको द्वीप। ये क्वेश्चन आता भी है कि कोको द्वीप जो है ना, म्यांमार को भारत के नॉर्थ अंडमान के साथ जोड़ता है। बोलता है इसी तरह से जब आगे की ओर बढ़िएगा, आगे की ओर बढ़िएगा तो एक चैनल आपको मिलेगा जिसका नाम है ग्रैंड चैनल। कौन सा चैनल? ग्रैंड चैनल। और लास्ट जो पॉइंट होगा, ये जो लास्ट जो पॉइंट होगा ये होगा कौन सा? ग्रेट निकोबार। तो ग्रेट निकोबार लास्ट है, और ये जुड़ेगा किसके साथ? सुमात्रा के साथ। यानी सुमात्रा किसका? इंडोनेशिया। तो ये कौन सा चैनल से जुड़ेगा? ग्रैंड चैनल। तो बोलता है यहीं पर से सुमात्रा से ही एंट्री कर गया था कौन? डच। तो इसी लोकेशन में हम लोग कह सकते हैं इधर दैट इज द बे ऑफ बंगाल का पार्ट है, और ये आपका किधर है? अरब सागर वाला। क्योंकि यहाँ पे आपका खंबात का खाड़ी है, और ये आपका किसका लोकेशन? गुजरात का। तो ये सब जानना चाहिए, लोकेशन एकदम क्लेरिफाई कीजिएगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो इसी सुमात्रा से एंट्री कौन किया? डच। और वो कौन किया था? कार्नेलियन हाउटमैन। क्लियर है? लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट। इसकी दूसरी फैक्ट्री
इसकी दूसरी फैक्ट्री, इसकी दूसरी फैक्ट्री पुलिकट, इसकी दूसरी फैक्ट्री पुलिकट, पुलिकट। अब देखिए थोड़ा सा पुलिकट का लोकेशन एक बार क्लेरिफाई करते हैं। ये जो है ना, ये आपका तमिलनाडु का लोकेशन है। ये कौन है? आंध्र प्रदेश। और ये आंध्र प्रदेश ऊपर की तरफ जाएगा तो यहाँ हमको इससे काम है। तो यहाँ पे देखिएगा कि ये आंध्र प्रदेश और ये तमिलनाडु के बीच का मिडिल जोन में है ना, यहीं पर एक झील है जो पुलिकट झील के नाम से फेमस। कौन सा झील है? पुलिकट। और सबसे बड़ी बात है कि सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र भी यहीं पर है। श्रीहरिकोटा में जो है, जो श्रीहरिकोटा का लोकेशन है वो आंध्र प्रदेश का है, तो उसका जो लोकेशन बनता है इसी के बाउंड्री पर बनता है। किसके? तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में। और यहीं पर सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है। तो ध्यान रखना है कि यहीं पर झील का नाम कौन सा? पुलिकट। तो इसने अपना एक पहला बनाया मुस्लिमपट्टनम। मुस्लिमपट्टनम का लोकेशन किधर बनेगा? पूर्वी तट पर, वो भी पूर्वी तट बनाया। और दूसरा जो बनाया वो भी कौन? पूर्वी तट। यानी इसका मतलब है कि डच का जो मेन लोकेशन वो कर रहा था किसको लोकेट? पूर्वी तट। ये पश्चिमी की तरफ अपना डायरेक्शन नहीं दिया, यानी डच का लोकेशन बन रहा था किस तट पर? पूर्वी तट पर। और जबकि आप देखेंगे पुर्तगाली कौन तट पर था? पश्चिमी, यानी कोच्चि तट पर। थोड़ा सा आपको क्या ना ज्योग्राफिकल टाइप से घुसना पड़ेगा, खाली रट करके अपने पास नहीं रखेगा, डायरेक्शन एकदम क्लियर रहना चाहिए। तब क्या कि क्वेश्चन को आइडेंटिफाई कर पाइएगा कि क्वेश्चन पूछ कैसे रहा है। जैसे क्या ना कि कुछ लोग जीएस का मतलब है कि ऑब्जेक्टिव 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 खेलते हैं, लेकिन जब तक कंसेप्चुअल आपका जो है ना अप्रोच डेवलप नहीं होगा तब आप इसको समझ नहीं पाएगा। इसमें बहुत सारा क्वेश्चन घुसा हुआ है। जरूरी नहीं कि हम आपको सिर्फ मॉडर्न इंडिया पढ़ा रहे हैं, जरूरी है कि अभी आपसे कोई क्वेश्चन पूछ दे पुलिकट झील का लोकेशन, कोई पूछ दे सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र का लोकेशन, कोई पूछ दे श्रीहरिकोटा का, कोई पूछ देगा मुस्लिमपट्टनम का, तो आपके पास क्लेरिफाई है ना। कोई पूछ देगा म्यांमार से कौन कौन लग रहा है, कोई पूछ देगा उसके साथ कोको स्टेट के साथ किसकी कनेक्टिविटी है, वहां पे कौन सा द्वीप है, तो आपको दिख रहा है ना। तो ये तो हिस्ट्री नहीं है, ये तो ज्योग्राफी है। तो याद रखना है कि हिस्ट्री को क्लेरिफाई करने के लिए, हिस्ट्री को प्रूव करने के लिए हल्का सा ज्योग्राफी के मैप का सपोर्ट लेना पड़ेगा, और तब हम उसके उसके इंट्यूशन में जा पाएंगे। यही अप्रोच हम लोग को करते रहना है। इतना बात तो क्लियर है? थोड़ा सा लिखिएगा, लिखिएगा। इसकी दूसरी फैक्ट्री पुलिकट, लिख लिए? लिखिएगा यहां पे स्वर्ण सिक्के, पुलिकट में लिखिएगा, यहां पे स्वर्ण सिक्के, यहां पर स्वर्ण सिक्के पैगोडा को ढाला गया है। पैगोडा, यहां पे स्वर्ण सिक्के मतलब जो जगह है पैगोडा है, पैगोडा में ढाला गया। ठीक है? जो स्वर्ण का सिक्का पैगोडा जो जगह है वहीं पर ढाला गया। कौन सा लोकेशन में पड़ता है? वो पुलिकट के आसपास। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, बंगाल में अपने किले की किलेबंदी की, बंगाल में अपने किले की किलेबंदी की, बंगाल में अपने किले की किलेबंदी की। याद रखिएगा, सिर्फ क्लासरूम में एक्टिव रह जाइएगा, पूरे क्लास सेशन में आपका बहुत सारा क्वेश्चन बन जाएगा। और जरूरी नहीं कि हम हर बात आपको लिखा पाएं, जरूरी इस बात का है कि जितना हम डिलीवर्ड कर रहे हैं, अगर उस बात को अपने माइंड में सेट कर लिए तो सवाल नहीं उठता कि सवाल छूटेगा। फिर से एक बार आपको बता रहे हैं, फिर आप अपना सिर्फ करंट अफेयर्स देखिएगा और थोड़ा बहुत स्टैटिक जीके आपको देखना होगा तो देखिएगा। बाकी बेसिक क्वेश्चन में आपको कहीं कोई तकलीफ नहीं होगा। लेकिन है क्या कि हम जितना आपको लिखवा रहे हैं वो पहला बात, दूसरा जितना डिलीवर्ड कर रहे हैं वो बात, और कभी कभी हम इधर उधर का बात करते हैं तो वो बात। क्योंकि कोई भी बिना कंसर्निंग का हम बात नहीं करते हैं। आज हम संथरा बात किए, सलेखना बात किए, निर्जरा किए, भंवर किए, सबर किए। इस सब किसका संबंधित है? जैन धर्म। काया क्लेश का बात किए, चंद्रगुप्त मौर्य का किए, भद्रबाहु का किए, श्रवण बेलगोला का किए, चंद्रगिरी पहाड़ी का किए, ईरान का किए, न्यू मंगलोर तट का किए। ये सब कंसर्निंग किसका था? ज्योग्राफी का। तब जरूरी नहीं कि सब बात लिखा पाएंगे। अगर सब बात लिखाना शुरू करेंगे इट विल टेक द 1 ईयर, 1 साल कम से कम लेगा। उतना तो पता चला, यही मॉडर्न इंडिया में 1 साल लग गया। लेकिन हमको क्या करना है कि अपने काम को भी करना है और आगे प्रोसीडिंग भी करना है। तो अगर आपको लगता है क्लास के बाद थोड़ा बहुत आपके मेमोरी बेस्ड में सिस्टम में चल रहा है तो हम तो डाल ही रहे हैं, वीडियो डाल रहे हैं, जाकर के चुपचाप से वहां पर फिर से एक बार रिमाइंडर लगा करके जो डायरेक्शन बना रहे हैं अपने से अपने नोट्स के नीचे बना लीजिएगा। ये तो ज्यादा डबल फायदा हो रहा है। और जब कभी लगेगा कि कंसेप्ट भूल रहे हैं तो हम तो पीछे से एक एक करके वीडियोस में डाल रहे हैं। तो डालने के बाद क्या होगा कि एक फायदा होगा कि जो चीज आप पढ़ें आप बहुत तेजी से समझ पाएंगे।
यही होगा ना, क्योंकि क्लासरूम में जो बच्चा अप्रोच किया है और जो बाहर से बच्चा देख रहा है, दोनों में फर्क होता है। जैसे कि कुछ लोग क्या करते हैं, समझिएगा बात को, जैसे अभी जो यूट्यूब का जमाना है, उस यूट्यूब में क्या करेगा, एगो क्वेश्चन लिखेगा, उसका ABCD 4 गो ऑप्शन लिखेगा और जरूरत से ज्यादा चिल्लाएगा, लगेगा कि नस फट जाएगा थोड़ा देर में। देखिएगा ऐसे 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 करके, मतलब लगेगा कुछ करना चाह रहा है, करता उड़ता कुछ नहीं है। एक्टिविटीज उसका, अब यूट्यूब में वही देख रहे हैं ना, मतलब आएगा पूरा एकदम ऐसे लगेगा कि अब कुछ, मतलब कुछ उसके साथ होने वाला है, मतलब बच नहीं पाएगा। अरे हर चीज की नेचुरलिटी होती है, समझिएगा बात को। हम किसी काम को करते हैं तो उन्मादित होकर करें तो अच्छा होगा, ये गलत बात है ना। हम नेचुरल जितना अच्छा काम कर सकते हैं वही करेंगे। तो हो क्या रहा है कि अभी देखिएगा कुछ लोग आएगा उधर से हुंकार भरते हुए, आज हम ये कर देंगे वो कर देंगे, तूफान आ जाएगा, बवंडर आ जाएगा, पूरा BPSC को उड़ा देंगे, ऐसा तूफान ला रहे हैं 1199। अरे यार, इतना करने के बाद देखो 1199 जोड़ता है, हमको तभी समझ में आ जाता है कि तू केला बेच जा करके, तू पढ़ाने वाला तो लक्षण नहीं दिख रहा है, या तो रोड पर जाकर के जूता बेच या केला बेच। काहे कि तुम लोग जो है ना, हमारे जैसे टीचर का पूरा लेवल गिरा दिया है। हम लोग को भी अब बोलने में थोड़ा बुरा लगता है कि कभी कभी जेन्युइन बात भी बोलना होता है तो हम लोग बोल नहीं पाते हैं, लेकिन बच्चा क्या समझेगा कि वो सब जैसे कर रहा है वही कर रहा है। ये कौन कर रहा है पता है? जो पढ़ा रहा था पहले रीजनिंग, पढ़ाने लगा GS, कर रहा है। जो पढ़ाता था पहले मैथ, पढ़ाने लगा GS, कर रहा है। जो पढ़ाता था पहले अंग्रेजी, पढ़ाने लगा GS, क्योंकि उसके पास डेटा उतने हैं, लेक आया है 50 ग्राम, इतने बोलेगा। लेकिन इसी को इतना हाइप करके बोलेगा, ये तूफान आ गया, उधर से को आ रहा है एकदम बवंडर, हम पूरा माउंट एवरेस्ट उड़ा देंगे। अरे यार, पहले तू तो उड़ जा, माउंट एवरेस्ट तो बात का बात है। तो वही चीज समझिएगा, यही यूट्यूब के सेशन से हमको थोड़ा सा अटपटा लगता था, इसलिए हम बहुत बहुत ज्यादा इसमें प्रॉम्प्ट नहीं हो पाए डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। लेकिन हम अपनी बातों को बहुत आराम से भी रख सकते हैं और हम अपनी बातों को बहुत एग्रेसिवली भी रख सकते हैं। फर्क दोनों में सिर्फ इतना है कि हम अगर कोई बात को आराम से रखते हैं तो उसको लंबे समय तक रख सकते हैं, और अगर हम किसी बात को एग्रेसिवली रखते हैं तो उसका वैलिडिटी मात्र 5 मिनट, 5 मिनट में ठंडा जाता है। फिर देखिएगा कोना पकड़ लेगा। हाँ तो चलिए, पहला दूसरा नंबर क्वेश्चन हो गया, वो जो आया ना उसी में बकाया लड़कों के, अरे भाई तो आज कुछ कर देंगे लगता है, देखा जाए इनको। अब मतलब लगातार बोलेगा, पटर 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 टाइप का, इरिटेशन टाइप का होता है। हम एक दो ठो, मतलब ऐसा नहीं बोल रहे कि उसको नहीं करना, मतलब हमको अजीब टाइप का लगता है कि इतना बोलने का क्या जरूरत है। हम जिस सेगमेंट को बहुत अच्छे तरह से प्रिस्क्राइब कर सकते हैं उसके साथ टेस्ट वर्ड के साथ करेंगे। आपको बहुत अच्छा खाना दिए, ठीक है, दिए और आप मुड़ी गोद करके पूरा समेट लिए, कुछ बोलवे नहीं किए, दूसरा दिन तुमको चाय पर आफत हो जाएगा, कोई नहीं देगा। आप खाइए और बताइए टेस्ट, बोलिए गजब, आज से पहले से खाइए नहीं किए थे। तो बनाने वाला का जो मनोबल है वो बढ़ेगा। लड़का भी, हम लड़की की बात नहीं कर, तुम लोग लड़की की तरफ डायरेक्शन ले लिया। हम नहीं, हम लड़का के बारे में बता। तुम किसी के रूम में जाओ, कोई तुमको चिकन बना के खिलाया और तुम बोले कि बहुत जबरदस्त बनाया, तो उसका जो मेहनत है उसका प्रतिफल उसको मिल जाता है ना, खिलाए ना कैसा, कहाँ, तो फिर खिलाने का आपको चांस रखेगा। अब तुम बोला जानते हैं कई साफ बना दिए, उसको मन करेगा तुमको बोरा उड़ा के मारे। अभी खिलाए थे ना, थोड़ा देर, हाँ थोड़ा देर के बाद बोरा उड़ाएं और रूम बंद करें और इसको भार दम मारें। एक तो 1 घंटा में अरेंजमेंट किए, हमारे रूम में नमक तो नहीं था, बगल वाला से लिए। हमारे रूम में तेल नहीं था, सरसों तेल नहीं था, 3 रूम से थोड़ा थोड़ा निकालें तब तेल कंप्लीट हुआ। होता है, सबका पेंदे में तेल रहता है, उतना लेवे करता है। कोनो घर थोड़ी है कि 2 लीटर लेके आएगा जी। अब तुम लाता होगा, तुम अच्छा है, धनवान टाइप का बैचलर है। यहाँ बैचलर का मतलब ही होता है कि उसके पास कुछ नहीं है। अरे एक आध ठो बैचलर ऐसा होता है ना कि पिछले 6 महीना से नमक बगल वाला से ले रहा है, और रोज बोलता है गए नमक खरीद लीजिए जी। कार एक दिन 1 बोरा ला दे देंगे, पागल है क्या है? एक दिन 1 बोरा ला देंगे, अगर मांग रहे हैं तो बहुत बड़ा आपको दिक्कत हो रहा है। और कभी कभी तो ऐसा लड़का सब है कि कुकर में सब कुछ डाल के दूसरे यहाँ खड़ा है। पूछा क्या? का चढ़ा दीजिए। का तुम्हारे यहाँ का गैस खत्म है? का गैस खत्म तुम्हारे यहाँ 1 महीना से जी। ये रोज जो कुकर लेके आता है, कहता ठीक है हम दोनों खा लेंगे इसी में, हम दे रहे हैं सब सामान, आप गैसे नहीं दीजिएगा।
आपको कुछ देने नहीं, डब्बा बंद है, अका सीटी उटी का बस चढ़ाएंगे मारना शुरू कर देगा, क्या कि इसमें रबड़ तबड़ नहीं है। और बोला रबड़ लगा कहीं नहीं रहेगा, 6 महीना से कोई लगे भी नहीं किया, तो हम पहली बार थोड़े लगा देंगे, कोई नहीं लगाता है। बोला क्या भाई सीटी कैसे मारेगा, क्या आटा नहीं दिख रहा उसमें, आटा जो चिपका के रखे वो नहीं समझ में आ रहा है, वो आटा है, वो आटे से अपना लेगा। बोला कि कितना देर में उतारना है, कहीं सब देर उर नहीं, जब महकने लगेगा हल्का हल्का जला जला टाइप का तो हम लोग उतार देते हैं, सोना सोना जैसे खुशबू आया समझ गए बन गया है। और यही है, यही बैचलर लाइफ यही है। आप जो सोच, बैचलर लाइफ में आप किसी के यहाँ जाइए और कहिए चाय पिलाइए, 2 कप के बाद कलछुल लाना शुरू कर देगा, कहा सर इसमें ले लीजिए, कहा कलछुल कैसे पियेंगे, कहा पकड़िए इसको ऐसे ले आइए, पीता है। कभी कभी तो थाली में पीता है जी, कहा छोड़िए ना इसी में दे दीजिए, क्या चीज में, हाँ कुछों में पी सकता है। और अगर मान लीजिए कि कप कभी पी भी लिए, तो जो कप चौकी के अंदर गया ना, 6 महीना बाद निकलता है, वो चाय उसके साथ चिपका हुआ, कि 6 महीना से चिपका के हमको एकदम छोड़ा नहीं है, एकदम मतलब डिफरेंट टाइप का लग रहा है। वही चीज है कि दैट इज द, इसको हम लोग बोलते हैं गोल्डन पीरियड ऑफ द बैचलर। हाँ नहीं तो तुम थोड़ा सब भी हो जो गमछिया से छानते हो, हम तो शर्ट के अंदर से गंजी निकालते हैं, ठीक है। हाँ, और अक्सर इसीलिए हम बड़ा गंजी लेते थे, कि ताकि गंजी वहां तक पहुंच जाए, समझ रहा है ना। क्या उपाय नहीं था, काहे की बोलता था कि सादा टाइप का कोनो चीज से छाकिए, तो गंजी से ज्यादा सादा कौन होगा, वही निकाल के छाक लिए, उसका कपड़ा धो लिए फिर अंदर कर लिए। कौन, अन्ना मिलता है। यहाँ 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 मैटर पैसा नहीं है, यहाँ मैटर है, अच्छा देखो क्यों नहीं, अब लड़का क्यों नहीं खरीदता, इसके पीछे वजह जानो। रह रहा है एक रूम में 3, ईच छन्ना खरीदेगा, वो दोनों का नहीं खरीदेगा, समझ गया। आया छन्ना लेकर के, बोला कि जानते हो तुम लोग कोई सामान खरीदते हो लोग, 10 रुपया में खरीद के ला दिए छन्ना, इसको बढ़िया से रखो। आप कुछ दिन के बाद देखिएगा कि दूसरा लड़का जो है ना, कभी कुछ लेबे नहीं करेगा, आप रोज 1 महीना तक बोलिएगा छन्ना हम लाए हैं, जैसे आप ताजमहल से कुछ। एक्चुअली हो क्या रहा है ना पता है, यहाँ दिक्कत इस बात करने का आप क्या सामान खरीद रहे हैं, दिक्कत इस बात का सामान के रूम में जो और दूसरा रहा है कुछ कर नहीं रहा है, वो नहीं ला रहा है। हमारा टारगेट ये नहीं होता कि हम क्या खा रहे हैं। जब हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन इक्वलाइजेशन में चलते हैं, जैसे 4 आदमी है, अच्छा खाना बना, तो हम अपना प्लेट कम देखते हैं, दूसरा को देखते हैं। कारण क्या पता है, उसमें से एक एक सोशल इंजीनियर को पकड़ा जाता है। सोशल इंजीनियर समझते हो, नहीं, जो बांटेगा सही से। हाँ तो पहले एक एक पीस देगा, उसमें उठा उठा के देगा, हाँ नाप सही है रख, ठीक है। फिर दोबारा दूसरा देगा, फिर नापेगा, कहेगा हमारा छोटका है तो 2 गो चलेगा, अच्छा ठीक है 2 गो। इसके बाद चूंकि स्टार्टिंग में अटेंशन ज्यादा रहता है, उसके बाद देखिएगा यही दोनों आपस में बांटा बांटी कर रहा है तुम खा लो। लेकिन शुरू में किसी को कम मिला, तो जो बांट रहा है उसको गुर्रा के देख रहा है, सोच रहा है कुछ निकाल रहा है, अति बदला उदला क्या। हम लोग भी निकालते थे, जो हम लोग का 2-3 दिन बात नहीं मानता था उसको खाली झोर देते थे। हाँ, और और पीस वाला में जो ना चिकन वाला जो पंजराठी वाला पीस होता है, कुछ रहवे ना पंखी कुछ रहवे नहीं करता, वही दे दिए, और वो और गुर्रा रहा है। तो हम बोले क्या भाई जो निकलेगा वही ना। हाँ नहीं नहीं, एक हमारे यहाँ वेजिटेरियन था, हमेशा बैठ जाता था और बोलता था क्या कि हम चिकन मटन नहीं खाते हैं, रस खाली खाते हैं। और डब्बू जब देता आए वो कहे जो आ रहा है आने दीजिए, समझ रहे हो ना बात को, लिखिएगा। बंगाल में अपने किले की किलेबंदी की, फोर्टिफाइड किया, अंग्रेजों के प्रभाव में, अंग्रेजों के प्रभाव में अपने किले की किलेबंदी की, अंग्रेजों के प्रभाव में। हाँ तो बाहर लिखोगे दूसरा पेपर में। बंगाल में, बंगाल में अपने किले की किलेबंदी की अंग्रेजों के प्रभाव में, किला का नाम रखा चिनसुरा का किला। क्वेश्चन पूछता है ये, चिनसुरा, चिनसुरा, इसका दूसरा नाम था गुस्ताव फोर्ट।
चिनसुरा का किला या गुस्ताव फोर्ट, गुस्ताव फोर्ट, लिख लिए? चिनसुरा किला या गुस्ताव फोर्ट लिखिएगा। पैराग्राफ चेंज करके लास्ट में कि 1759 के बेदरा युद्ध के बाद 1759 1759 के बेदरा युद्ध के बाद डचों का व्यापारिक एवं राजनीतिक शक्ति 1759 यानी 1759 के बेदरा युद्ध के बाद डचों का व्यापारिक एवं राजनीतिक शक्ति, डचों का व्यापारिक एवं राजनीतिक शक्ति पूर्ण रूपेण समाप्त हो गया। डचों का व्यापारिक एवं राजनीतिक शक्ति पूर्ण रूपेण समाप्त हो गया, कंप्लीटली खत्म हो गया। ब्रैकेट में लिखिएगा डच वर्सेस अंग्रेज, ब्रैकेट में लिखिएगा डच वर्सेस अंग्रेज। ठीक है, ये लाइन में हम लोग यहां तक पहुंच गए हैं। देखिएगा 1498 पे बात हो गया, 1600 का बात हो गया, 1602 का डच का बात हो गया, 1616 में डेनिस आएगा जाएगा, कोई कहानी नहीं है, सबसे लंबा है ये, एक लाइन में खत्म। खाली है डेनमार्क का निवासी, कुछ किया नहीं। 1664 में किसकी एंट्री होगी? फ्रांसीसी। और अब 1664 का 1600 के साथ फाइट होगा तेज, यानी ये दोनों के फाइट का बहुत नतीजा हम लोग देखेंगे। जैसे हम लोग देखेंगे प्रथम कर्नाटक युद्ध, कौन सा? प्रथम कर्नाटक युद्ध। और इसी बात हम लोग देखेंगे एक संधि होगा जिसका नाम होगा एला सपल की संधि, फिर पांडिचेरी की संधि, बहुत सारा संधि हम लोग देखेंगे। इसका पेरिस की संधि, पांडिचेरी की संधि, एला सपल की संधि। उसके बाद हम लोग हैदराबाद में देखेंगे, उसका दक्कन का क्षेत्र देखेंगे। इसका मतलब है कि फ्रांस वर्सेस इंग्लैंड के बीच में कहानी थोड़ा लंबा चलेगा, क्योंकि दोनों मेन राइवल था। और चूंकि ये दोनों इंग्लिश चैनल के इधर उधर था, एक तरफ इंग्लैंड और एक तरफ फ्रांस, तो इंग्लिश चैनल बीच में था, दोनों एक दूसरे का बहुत अच्छा राइवल था। और कहा जाता है कि इन दोनों के बीच की लड़ाई का मुख्य मुद्दा था परसा और कौन सा? ऑस्ट्रिया। ये दोनों मुख्य मुद्दा था इसका लड़ाई का। परसा और ऑस्ट्रिया को लेकर के हमेशा दोनों एक दूसरे से भिड़ते रहता था, कौन? फ्रांस और इंग्लैंड। लेकिन बाद में एक डेट आएगा 1760 में, जो होगा वॉन्डिवॉस का युद्ध, जिसमें फिर से हार हो जाएगी किसकी? फ्रांस की। और ओवरऑल कंप्लीटली स्टैब्लिश करेगा अंग्रेज। बस यहीं से काम हम लोग का शुरू होगा। यानी ट्रैक में कोई दिक्कत नहीं है, ट्रैक को एकदम हम लोग सही सही करके रखेंगे। खाली डेनमार्क वाला खाली लिख लीजिएगा, थोड़ा सा एक लाइन लिख लीजिएगा। लिखाते नहीं, कॉपी अंदर कर लिए थे इसलिए लिखा रहे हैं। एगो बैग में रख लिया तो हम निकलवाते हैं, हमको बड़ी बहुत दुखद ऐसा लगता है कि हमें बोलबो नहीं किए हैं, बैग उग में लेकर के खिंचले है कि बस ठीक है सर ओके निकले। लिखिएगा, समझ रहे हैं टाइम है भूख का, लेकिन जल्दी जल्दी, इतना जल्दीबाजी भी नहीं कि बैग लेकर निकल लिए। नहीं ना, अभी अभी हम जैसे बोले ना कि ठीक है ये सब हो गया, तब तक बैग ले लिया और बैग का ऑक्सा भी पकड़ लिया था कि जैसे बोले छुट। क्लियर? हाँ, मतलब एकदम जैसे हम लोग नहीं, हम लोग के पता है स्कूल में जब पढ़ते थे ना, जो घंटी बजाने जाता था ना, नहीं जो बजाने जा रहा है ना, बजाया नहीं, जा रहा है, उसको देख लिए जाते हुए निकल गए बाहर। और कभी कभी बदमाशी ऐसा करता था, घूम जाता था, बजबे नहीं किया था, हम लोग बाहर पकड़ा गए, कहे तुम लोग कहाँ जा रहा था? छुट्टी हो रहा था। कौन छुट्टी दिया? और घंटी बजने वाला था, कहा बजा नहीं, तू लोग यहीं खड़ा होके। तो उसके बाद जो हम लोग जाने वाले थे तुरंत उसमें आधा घंटा का पनिशमेंट मिलता था, मुर्गा बन के खड़ा रहिए। सब जा रहा है, देख रहे हैं सबको। और सबसे दिक्कत इस बात का है कि जो निकल रहा है वो सब देख रहा है। ओ हाँ, तुरंत पहचान लेगा, ओ तुम बड़ा फास्ट थे ना, ठीक है, मजा आ रहा है कि नहीं? हम ऐसा बोलेगा कि लगेगा कि अभी तुरंत थर्ड वर्ल्ड वॉर हो जाएगा, क्योंकि एक तो 3 आदमी 4 आदमी कष्ट में है, और एक आदमी जाते समय एकदम पूरा हंस रहा है क्या। उसमें सबसे खराब क्या है कि कोनो पीठ छू दिया, तब तो लगेगा कि एकदम पूरा, हाँ पूरा करंट थ्रेड का दौड़ रहा है 440। लग रहा है कि थोड़ा देर अगर छोड़ दें इसको नस्तो नाबूद कर दें हम। लिखिएगा डेनमार्क, यानी डेनिस लिखिएगा, कहां का निवासी? डेनमार्क का। डेनिस लिखिएगा डेनमार्क का निवासी, और इससे ज्यादा कुछ नहीं लिखिएगा, ठीक है। डेनिस लिखिएगा 1616 कहां का निवासी? डेनमार्क का। बस अपना बैकअप बंद कर लीजिएगा।
हाँ, नहीं लिखाते इसलिए लिखा है।